चलिए आज हम फिर पर्यावरण अध्ययन को लेकर चर्चा करेंगे। और आज हमारी चर्चा का जो विषय होगा वह विषय होगा हमारी प्रकृति, हमारी नेचर। तो हमारी नेचर कैसी है, किस प्रकार से नेचर हमारी हम लोगों को पाल रही है। तो हमारी प्रकृति को समझने के लिए हमारे निवास को समझना जरूरी है। हमारा निवास है पृथ्वी। तो एक सामान्य सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी पर भी ये घूम रही है। हम सबको बड़ा अजीब सा लगता है कि हम इस पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हैं और हम उससे चिपके हुए हैं। बहुत तेज गति से ये पृथ्वी घूर्णन करती है, बावजूद इसके हम लोगों को एहसास नहीं होता कि हम घूम रहे हैं। जबकि सत्यता ये है कि ये जो हमारी पृथ्वी है वह लगातार दो प्रकार की गतियां कर रही हैं। जैसे मैं आपको ये एक चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका मान लीजिए वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी जो पृथ्वी है वो उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है इस प्रकार से। ये जो पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है ना, और हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी यहां से स्टार्ट पॉइंट मान लीजिए, यहां से चलना शुरू करती है, यहां से, और घूमने के बाद में यहीं पर जब ये लौट कर आएगी तो इसे 365 दिन का समय लगेगा। 365 कितना टाइम लगेगा? 365 या 366, या अपन इसको बोल सकते हैं 365 सही 1/4 दिन। यानी हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। 365 दिन कभी 366, यानी चौथे वर्ष जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। और कोई भी ग्रह जब सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है तो उस ग्रह का वह एक वर्ष होता है। तो हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है, तो पृथ्वी का जो एक वर्ष है वो 365 सही 1/4 दिन का है। ठीक, ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है इस गति को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण, रिवॉल्यूशन। अगर हम इसे अंग्रेजी में समझते हैं तो ठीक से हम आप इसको याद रख पाएंगे। ओके, अब दूसरा मैंने कहा कि पृथ्वी एक दूसरी गति भी साथ साथ करती है, अपनी कीली पर घूमती है। अपनी कीली पर घूमती है और अपनी कीली पर एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। पृथ्वी अपनी एक कीली पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। और इसीलिए हमारी पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही अन्य ग्रह हैं, वो भी गति कर रहे हैं, वो भी गति करने में समय ले रहे हैं।
सूर्य का चक्कर लगाने में टाइम ले रहे हैं, अपनी दूरी पर एक साइकिल पूरा करने में टाइम ले रहे हैं, तो सबका घूर्णन और परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन काल सबका अलग अलग हो सकता है। जब ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इस गति को हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो प्रकार की पृथ्वी में गतियां होती हैं। एक परिक्रमा हो गई सूर्य की और एक अपनी धुरी पर। जैसे कि लट्टू वो घूमता है, जब उसको घुमाते हैं तो अपनी कीली पर घूमता है और साथ साथ में वो साइकिल भी करता है। अब दूसरी बात यह है कि हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो कैसे और क्यों? तो इसको आप समझने के लिए इतना समझिए कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए सूर्योदय पूर्व में पहले होता है, पश्चिम में बाद में, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और इसीलिए अगर हम देशांतरी स्थिति को देखें तो पूर्व में समय टाइम आगे होता है, पश्चिम में टाइम पीछे होता है। पूर्व में सूर्य उदय पहले होता है, पश्चिम में सूर्योदय बाद में होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अपनी धुरी पर भी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर दिन और रात होते हैं। तो दिन और रात कैसे होते हैं? देखिए, ये हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहां दिन होगा। जैसे अभी ये हिस्सा सूर्य के सामने है तो यहां पर डे है, और ये सूर्य के पीछे है ये वाला हिस्सा, तो यहां पर क्या है? नाइट है। राइट? घूमते हुए हो सकता है ये हिस्सा यहां सूर्य के सामने आ जाए, और जो अभी सूर्य के सामने है वो सूर्य के अपोजिट हो जाए, तो वहां पर रात हो जाएगी और ये वाले हिस्से में दिन हो जाएगा। एक चीज और समझना, हमारी पृथ्वी जैसा मैंने यहां बनाया वैसी है नहीं। हमारी पृथ्वी चपटी है, चपटी है, और वो अपनी धुरी पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? धुरी का मतलब ये पृथ्वी का एक्सेस पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर का, ये वाला। यहां पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकाव है, और इस कक्षा में 66.5 डिग्री झुकाव के साथ हमारी पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी आपको आकार में ऐसी है, देखिए ये कंडीशन है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार से आकार में है। एक्चुअल जो उसका आकार है वो ये है। क्लियर? ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये है हमारी पृथ्वी। लेकिन हम बनाते इस प्रकार से हैं सुविधा के लिए। और देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुकी है, तो राइट, ये नॉर्थ साउथ नहीं होगा, बल्कि 23.5 डिग्री का एंगल बना के आपको ये यहां बनाना पड़ेगा। एक्चुअली में ये यहां पर होगा, इस प्रकार से यहां पर होगा नॉर्थ और यहां पर होगा साउथ, और ये जो है ना वो 23.5 डिग्री का झुकाव।
तो वास्तव में ये स्थिति हो गई। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा में झुकी हुई है और अपनी कीली पर भी झुकी हुई है। दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। याद रखना, दिन और रात क्यों होते हैं? घूर्णन के कारण, रोटेशन। और इस पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है? रिवॉल्यूशन के कारण, परिक्रमा। ठीक है, यानी इसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। दैट्स पॉइंट। तो आपके लिए इतना समझना, मैं समझता हूं काफी होगा कि जो दिन और रात होता है वो घूर्णन के कारण यानी रोटेशन के कारण होता है, और जो ऋतु परिवर्तन होता है वो रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा के कारण होता है, जिसमें आप ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, 5-6 ऋतुओं के बारे में आप लोग जानते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अगला जो पॉइंट है वो हमसे ये कह रहा है कि मध्य रात्रि से दोपहर तक का समय, मध्य रात्रि से दोपहर तक का समय होता है AM PM, है ना? आप देख लिखते हैं ऐसे AM और आप लिखते हैं PM। ठीक है, तो जो AM है वो उसका मतलब है रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है AM, और दोपहर 12 बजे से होता है आपका रात्रि के 12 बजे तक PM। क्लियर? ऐसे आप AM PM बताते हैं, है ना? आप ऐसे AM आप PM ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है। दिन और रात छोटे बड़े होंगे ही होंगे। देखिए, हम थोड़ा सा समझ लें, हमारी पृथ्वी पर जो आड़ी खिंची हुई रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, मैं समझता हूं कि उसे समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझिए इसको कि ये जो बीच की लाइन है इसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, यहां पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो दिन और रात में अंतर आएगा। अगर यहां दिन बड़ा है तो या इधर दिन छोटे होंगे, इधर रात्रि बड़ी है तो इधर रात्रि छोटी होगी। यानी नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में अपोजिट होता है। अगर इधर दिन बड़े चल रहे हैं तो इधर दिन छोटे चलेंगे, इधर रात्रि छोटी चल रही है तो इधर रात्रि बड़ी चलेगी। सूर्य, आपने सुना होगा, उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। जब सूर्य यहां से उत्तरायण होता है और कर्क रेखा तक जाता है, बस, है ना, यहां से आगे नहीं जाता, 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री, तो ये सूर्य यहां तक जाता है, यहां से फिर वापस आता है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो यहां पर दिन बड़े होंगे, और रात्रि छोटी होगी। और अगर सूर्य दक्षिणायन है तो फिर दिन बड़े यहां पर होंगे और रात्रि छोटी होगी। क्लियर? तो इस प्रकार से दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारा जो भारत है
वो यहां पर है। तो जैसे ही हमारे भारत में गर्मी का सीजन शुरू होता है तो हमारे भारत में दिन बड़े होने लगते हैं, रात्रि छोटे होने लगती है, क्योंकि सूर्य उस समय उत्तरायण होता है। ठीक है। और हाँ, आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी। यहां 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री आपका लेटीट्यूड है, अक्षांश है। यहां पर 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात्रि है हमेशा। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी। 12 घंटे से हो सकता है 14 घंटे का दिन हो जाए, 18 घंटे का दिन हो जाए, 1 महीने का दिन हो जाए। और आपने सुना होगा कि नॉर्थ पोल पर 6 माह का दिन होगा। तो यहां 6 माह की रात्रि होगी। सब कुछ अपोजिट होगा, नॉर्थ में है उसका साउथ में अपोजिट होगा। तो हम जैसे जैसे इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं तो दिन की लंबाई लगातार बढ़ती जाती है और यह लंबाई 6 माह तक पहुंच जाती है। ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो यहां 6 माह की रात्रि होगी। ठीक है, दिन छोटे होंगे, रात्रि बड़ी होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में कभी कभी हवाएं तेज गति से चलती हैं, इसे आंधी कहते हैं। जब समुद्र के तटीय भाग में आंधी चले और हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो या इससे अधिक हो तो उसे हम तूफान कहते हैं। गर्मियों में हवाएं तेज चलती हैं, आंधी कहते हैं, हम कहते हैं तूफान आ रहा है। अब ये हवाएं चलती क्यों है? तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। अगर मान लीजिए यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये कोई स्थान है, और यहां लो प्रेशर बेल्ट है, ये कोई दूसरा स्थान है, ए और ये बी, तो हवा ए से बी की ओर चलेगी। ठीक है। अगर ये बहुत तेज गति से चलेगी, बहुत तेज गति से क्यों चलेगी? अगर इनमें दाबांतर ज्यादा है तो हवा उतनी ही तीव्र गति से चलेगी। जब तेज गति से चलती है तो उसको हम तूफान कहते हैं। उसका एवरेज हमने स्पीड बताया है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आंधियां धरातली क्षेत्र में आती है, तूफान कहते हैं, जबकि समुद्री क्षेत्र में, तटीय इलाकों में ये तूफान आता है, वो तबाही मचाता है। जो चलिए किनारों पर जो लोग रहते हैं, तटीय किनारों पर जो लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं। उन्हें हम लोग समुद्री तूफान कहते हैं और आए दिन ये हम लोग सुनते रहते हैं। चलिए, जलवाष्प के सूक्ष्म कणों के कम ताप पर इकट्ठा होने से बादल बनते हैं। ये एक दूसरी प्रक्रिया है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बादल कैसे बनते हैं, कैसे वो वर्षा कराते हैं, क्या भूमिका है, कौन सी प्रक्रिया रहती है, काफी लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करेंगे अपने एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो ये एक एक विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, अगर बारीकियों को हम समझेंगे तो इसी में हम 2 4 6 लेक्चर निकाल देंगे, लेकिन हम उतना ही समझना चाह रहे हैं जो हमारी एक सामान्य समझ को विकसित कर सके। हम सामान्य रूप से जानकारी रख सकें कि भाई ये चीज घटना क्यों होती है, वर्ग 3 के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जैसे बादल है, जिज्ञासा का विषय है कि बादल कैसे बन जाते हैं। तो देखिए, बादल, क्लाउड्स, ये एक सामान्य जिज्ञासा का विषय है कि बादल बनते हैं, बरसते हैं, फिर बनते हैं, फिर बरसते हैं, कैसे? और बिजली भी कड़कती है, बादल गरजते हैं, कैसे? तो देखिए, इसमें क्या है
कि बादल बनने के लिए पहली जो कंडीशन है वो है कंडीशन है आर्द्रता, जिसको मैं नमी भी कह सकता हूं। और दूसरी जो कंडीशन है इसके बनने के लिए वो है वायुमंडलीय संतृप्तता, सैचुरेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित आर्द्रता। ये दोनों चीजें अगर होंगी तो बादल बनने की प्रक्रिया आरंभ होगी। कैसे होगी? जैसे मान लीजिए हमारे वायुमंडल में आर्द्रता है, ये आर्द्रता हमारे वायुमंडल में है, तो वायुमंडल की इस आर्द्रता को धारण करने की एक क्षमता है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है, वायुमंडलीय कोई जगह है, जैसे ये एक वायुमंडलीय स्थान है, इस वायुमंडल के अंदर आर्द्रता मतलब नमी उपस्थित होगी। अब मान लीजिए इस एरिया का जो वायुमंडलीय धारण क्षमता है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए इसकी 100 यूनिट इस नमी की ये वायुमंडल धारण कर सकता है। क्लियर? अब इसमें यूनिट है मान लीजिए आपकी 80। अब मान लीजिए इसकी क्षमता है 100 और इसमें यूनिट है 80। इसका मतलब है कि वायुमंडल संतृप्त ही नहीं हुआ, और जब ये वायुमंडल संतृप्त ही नहीं होगा तो इसमें आगे बादल नहीं बनेंगे। तो कंडीशन ये है कि इस वायुमंडल का संतृप्त होना जरूरी है। जब 80 की जगह इसमें आर्द्रता की इकाई 100 हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि ये वायुमंडल कैसा हो गया? संतृप्त हो गया। इसके बाद भी आर्द्रता आए जा रही है, आती ही जा रही है, तो जो एक्स्ट्रा यानी सैचुरेशन के बाद में जो आर्द्रता आएगी, जो सैचुरेशन के बाद में जो आर्द्रता आएगी उसमें होगा संघनन, उसमें होगा संघनन। यानी संतृप्तता के बाद में भी अगर आर्द्रता आती है तो उस आर्द्रता में कौन सी क्रिया होगी? संघनन की। संघनन की क्रिया क्या होती है? संघनन की क्रिया में जो जल वाष्प है वो द्रव या बर्फ, कणों में बदल जाएगी, कणों में या बर्फ द्रव बूंदों में आप कह सकते हैं। हिम सीकर या जल सीकर कह सकते हैं, से जल सीकर भी कहते हैं और इसे हिम सीकर। अगर यह संघनन की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, मैं कुछ भी कह रहा हूं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पर यदि यह घटना होती है, संघनन की क्रिया होती है, तो जल सीकर बनेंगे। और यही संघनन की क्रिया यदि 0 डिग्री से नीचे तापमान हो, जैसे मान लीजिए -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है -26 डिग्री सेंटीग्रेड हो, -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अगर इस टेम्परेचर पर संघनन होगा तो बनेंगे आपके हिमकण। क्लियर? और चाहे तो वो हिमकण हो चाहे वो जलकण हो, ये संघनन के बाद बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे शिखर कण इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इनसे बन जाएगा बादल। इनके समूह को ही हम क्या कहते हैं? बादल। और जब इनके भार को हमारा वायुमंडल सहन नहीं कर पाता है तब ये हमारे नीचे टपकने लगते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा।
ये वर्षा जल वर्षा, हिम वर्षा हो सकती है, जल वर्षा हो सकती है, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से संघनन का मतलब होता है कि वाष्प द्रव में बदल जाती है, यानी जल वाष्प यानी गैस द्रव में बदल रहा है, तो इस घटना को हम संघनन कहेंगे। और ऐसे करके हमारे बादल बनते हैं और वो बरसते हैं। अब आप देखिए, जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो वहां पर बिजली कड़कती है, क्योंकि बादलों में क्या होता है, आयन होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। बादलों में ये आयन होते हैं, यानी बादल आयनित होता है। और आपको पता है धन ऋण जब टकराएंगे तो क्या होगा, चिंगारी छूटेगी, आवाज आएगी। इसी को हम कहते हैं बिजली का चमकना, बादलों का गरजना। चूंकि प्रकाश की गति तेज होती है ध्वनि की गति से, तो इसीलिए हमें प्रकाश पहले दिखाई दे जाएगा, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ऐसा आप अक्सर वर्षा के सीजन में देखते हैं। और उसी समय इंद्रधनुष भी आपको दिखाई देता है 7 रंगों में। बेजानी पीनाला, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इससे स्पष्ट हो जाता है। हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनता है। क्लियर? बेजानी पीनाला, ये इसका एक सीक्वेंस है। चलिए अगला टॉपिक है भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। आइए हम इसको चर्चा कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। भारत के बारे में सामान्य सी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अभी हमारे भारत में कितने राज्य हैं और उन राज्यों की कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, राजधानियां हैं, ये आप लोगों को अपनी किसी भी बुक से, इंटरनेट से सर्च करके पढ़ना है। मैं यहां पर भारत की पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ हद तक एक सामान्य सी हिंट आपको दे रहा हूं। उस सामान्य सी हिंट या जानकारी के आधार पर आप अपनी एक विचार, एक मनोदशा विकसित कर सकते हैं, एक रुचि पैदा कर सकते हैं। और हो सकता है कि उस आपकी रुचि में परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए तो आपके लिए बेहतर ही हो जाएगा। तो भारत की क्या कंडीशन है, भारत की क्या स्थिति है, तो वो सब आप लोग देखें। जैसे सारी जानकारी मैं सोचूं कि, और आप सोचें कि इस लेक्चर में हो जाएंगी, तो संभव ही नहीं है। फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ आप लोग होमवर्क कीजिए। जैसे मैंने कहा कि अभी भारत में 28 राज्य हैं, है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिक्स कर दिया गया है। वो आपको सर्च करना है इंटरनेट पर, गूगल करना है, और वो आप याद करना है अपने नोटबुक में, उसको नोट करके। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, जरूरी है। मैं हल्की सी जानकारी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे ये हमारा एक डायग्राम भारत का बना लेते हैं हल्का सा। तो ये लगभग हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है, भारत का आउटलाइन डायग्राम है। और इसके माध्यम से हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो समझ। देखिए सबसे पहले ये हमारा भारत है, ठीक है। इसमें आप लोग याद रखिएगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? ठीक है। हमारे भारत के ठीक मध्य से याद रखना कर्क रेखा गुजरती है। ओके। हमारा भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। जैसे ये हिंद महासागर है, इधर ये अरब सागर है,
और यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है, और ये आप ध्यान रखना ये हमारा अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो यहां पर है। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हमारा पॉइंट है वो इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ओके। इंदिरा पॉइंट हमारा साउथ है और इंदिरा कॉल हमारा नॉर्थ है। अब हमारा भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर आपका हिंद महासागर है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भारत। ये दूसरा, हमारे भारत में ये जो हिस्सा है ये हिमालय का हिस्सा है। ये क्या है? हिमालय। यस, ये पूरा का पूरा भाग क्या है हमारा? दिस इज द हिमालयन पार्ट ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा आपका हिमालय रीजन है। क्लियर? अच्छा, मोटी मोटी जानकारी है। दूसरा, हमारे पड़ोस में यहां पाकिस्तान है, यहां चीन है, यहां अफगानिस्तान भी है, हल्का सा लगा हुआ है। यहां ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये चीन ही है, ध्यान रखना है, चीन है। ये म्यांमार है, जिसे पहले कभी बर्मा के नाम से जानते थे। ये है ना बांग्लादेश है। क्लियर? ये है श्रीलंका। ओके, तो ये जो हमारे है ना, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, याद रखना कि मैंने गोल घेरा बना दिया है। ये सब हमारे क्या है? पड़ोसी देश है। क्लियर? हमारे पड़ोसी देशों में हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे ज्यादा, सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ है। अगर अफगानिस्तान के साथ जैसे ऑप्शन में नहीं आता है तो भूटान के साथ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो एरिया है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसीलिए हम कभी कभी कई लोग ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे इंडिया से नहीं लगा है, बट चूंकि वो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड है, ना कि पाकिस्तान का हिस्सा, कब्जा जबरन कर रखा है, तो हम मानते हैं कि अफगानिस्तान हमारी भारत की सीमा से लगा हुआ है। ओके, यहां मन्नार की खाड़ी है, ये श्रीलंका है, यहां मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी जानकारी है कि भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में है। भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ में है। भारत के पश्चिम में कौन है? यहाँ तक गुजरात तक पाकिस्तान है ना, फिर उसके बाद चाइना है। ये सब चीजें याद रखना है। और यहाँ पर अगर आ जाए तो मालदीव है, छोटा सा देश एक और है हमारा पड़ोसी, मालदीव, जो हिंद महासागर में बसा हुआ है।